कल हम लोग ये प्रथम श्लोक में अध्याय कौन सा था? तो प्रकीर्णाध्याय। प्रकीर्णाध्याय के प्रथम श्लोक में क्या सब पढ़े थे? जो अनफा जोग, सुनफा जोग, दुर्धरा जोग और केमद्रुम जोग, और उसका फल भी ज्ञात किए थे। तो बताइए कि अनफा जोग कैसे बनता है? पांचों ग्रह नहीं हो, यदि चंद्र कुंडली भी नहीं, किसी भी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो तो वो अनफा जोग होता है। रवि वर्जंग द्वादश गैर अनफा, रवि को छोड़ करके 12वें भाव में चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई अगर ग्रह है, मंगलादि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इसमें से कोई भी ग्रह हो तो वो अनफा जोग कहलाता है। समझे ना बलराम जी? अब कहते हैं सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर, हाँ, फिर कहते हैं चंद्रा द्वितीय गे सुनभा, चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य को छोड़ करके मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कोई भी ग्रह होगा तो वह सुनफा जोग होगा। हाँ, और कहते हैं क्या? उभय स्थित दुर्धरा, यदि अगर दोनों बगल जहां चंद्रमा बैठा हो उससे दोनों बगल, यानी उससे 12वें भाव में भी और चंद्रमा से दूसरे भाव में भी यदि अगर ग्रह है तो वह दुर्धरा जोग होता है। इसके अतिरिक्त केमद्रुम जोग कहलाता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो वह केमद्रुम जोग कहलाता है। और केमद्रुम जोग तो यह जो है, अब इसका फल है सच्चीलंग विषय सुखांतं प्रभु ख्याति युक्त अनफायाम। अनफा जोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जातक जो सुशील सुशील विषय सुखान्वितं, सभी प्रकार के सुख से युक्त, ख्याति युक्त, और उसकी कीर्ति जो है चारों तरफ फैलती है, वह ख्यातिमान होता है। सुनफायांग ही धन कीर्ति युक्त मार्जित स्वर्गम, और सुनफा जोग में जन्म लेने वाला मनुष्य ही माने बुद्धिमान, धन माने धनवान, कीर्ति माने कीर्तिवान, यशस्वी, आत्मार्जित स्वर्गम, अपने द्वारा अपने बाहुबल से अर्जित किए हुए संपत्ति से सत्कीर्ति करने वाला। फिर ये तो हो गया आपको अनफा और सुनफा। दुर्धरा में क्या है? तो बहुभृत्य कुटुम्बारंभं सुख जोगानुतंच दौर्धर के दुर्धरा जोगे बहुभृत्य, बहुत नौकर चाकर, कुटुम्बारंभं मतलब बहुत कुटुंब, बहुत कार्य को आरंभ करने वाला, और उस सुख भोगान्वितम, और सुख भोगने वाला, यह जो है मतलब दुर्धरा जोग में होता है। फिर कहते हैं कि यह मतलब अब कौन सा बच गया? अनफा सुनफा दुर्धरा तो हो गया,
केमद्रुम, केमद्रुम जो है वह दरिद्रा योग में एक योग है। धृतकं दुखित मदनं जातं केमद्रुमे विद्यात्, अर्थात केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला जातक मृतकम, भृतकम, भृतक माने होता है नौकरी, नौकरी करने वाला, दुखी और धनहीनम, मधनम माने धर्म धनहीनम, धनहीन होता है, यह केमद्रुम योग में होता है। समझ गए बलराम जी? आप ही और राघव जी के चलते पुनः हम जो है प्रारंभ किए हैं। कल आप दोनों नहीं थे, इसलिए हम जो है इसी से प्रारंभ से शुरू किए हैं। अब देखिए, यह अनफादि योग कारक ग्रहों के फल कहते हैं। ये यदि अनफा योग में, तो मतलब अनफा योग क्या है सो तो समझ गए ना। अच्छा, जो चंद्रमा से 12वें, हाँ 12वें भाव में सूर्य को छोड़ करके, तो अब भौमः, यदि अगर चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल हो, हाँ बोलो, बोलिए। अरे योग कारक तो यही हुआ, जैसे अनफा योग कारक हो गया ना, चंद्रमा से 12वें भाव में जो है मंगल गया तो अनफा योग कारक हो गया मंगल है। और मारक जो कारक ग्रह बहुत योग का कारक होता है। ये तो अभी सामान्य हम बताए हैं, योग कारक ग्रह अनफा योग, सुनफा योग। और मारक ग्रह होता है द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है, यह सामान्य हुआ। इसके बाद और मारक होता है लघु, जो है आपको लघु पाराशरी में पूरा वर्णन है। ठीक है, कहने का तात्पर्य लॉकडाउन में लघु पाराशरी भी शुरू करना होगा ना। ठीक है, बताएंगे। हाँ, उसमें जो कारक भी है। चलिए, भौमः सूरस चंडो, यदि अगर सूर्य से चंद्रमा से अनफा कारक यदि अगर मंगल हो तो वो क्या होगा? सूरस चंडो, अर्थात वह जो है वीर। सूर माने वीर, चंड माने साहसी, और फिर क्या कर महाधन हो, और महाधन कारक मान होता है, महाधनवान होता है, यानी बहुत धनवान। बुध हो ज्ञानवान, बुध यदि अगर है चंद्रमा से द्वितीय या द्वादशवें भाव में तो ज्ञानी होगा। निपुण, फिर यदि अगर, और निपुण सभी कार्य में निपुण होता है। जैसे बलराम जी को देखिए कि निपुण है, पूजा कराने के लिए कह दीजिए तो पूजा भी करा लेंगे, ढोल दे दीजिए वो भी बजा लेंगे, हारमोनियम दे दीजिए वो भी बजा लेंगे, वेद पाठ करने के लिए दीजिए तो वेद पाठ भी कर लेंगे, महादेव बनाने के लिए कहिए तो वो भी बना लेंगे। ऐसे ही चंद्रमा से यदि अगर द्वितीय भाव या द्वादशवें भाव में बुध हो तो ज्ञानवान और वह निपुण होता है। रिद्धः शुक्रः, अब कहते हैं जो कि शुक्र यदि अगर द्वितीय भाव या द्वादशवें भाव में हो तो समृद्धिवान और सुखी होता है। गुरु गुणाढ्यो नृपति पूज्य, बृहस्पति अगर द्वितीय और द्वादशवें भाव में, द्वितीय भाव या द्वादशवें भाव में हो कहीं तो राजा से पूज्य होता है, गुणी होता है, गुणवान होता है। बहुवारंभ सौर बहुभृत्या, और शनि यदि अगर
यह है द्वितीय भाव या द्वादशवें भाव में, तो बह्वारंभ सेवकों से युक्त और अनेक कार्यों को प्रारंभ करने वाला, बहुत सा कार्य को प्रारंभ करने वाला होता है। पूजितो गुणैर्विद्धः, और क्या, स्वगुण से, अपने गुण से वह पूजित एवं वृद्ध होता है। अब यह अनफादि योग कारक ग्रह कह दिए हैं। इसी प्रकार जैसे जन्म समय में चंद्रमा से द्वितीय और 12वें भाव में जो ग्रह है उस अनुरूप मनुष्य जो है बनता है। यह एक सामान्य लक्षण है। अब चलिए, सूर्य से द्वितीय स्थान कल बताए थे हमें लोगों को, आपको भी बताते हैं। तो सूर्य से द्वितीय स्थान का महत्व, यह सूर्य से दूसरे स्थान में सूर्या द्वितीय मृक्षं वेश्य स्थानं प्रकीर्तित स्थान जो है वह कहलाता है वेश्य स्थान कहलाता है। और तच्चेष्ट ग्रह संयुक्त ग्रह युक्त जनमन चेष्टा विलग्नम, और उसमें वेश्य योग तो समझ गए, सूर्य से दूसरे स्थान को वेश्य स्थान कहा जाता है। इस वेश्य स्थान में, जन्म स्थान में शुभ कारक ग्रह एवं स्वामी से युत हो या दृष्ट हो तो यह शुभ कारक होता है, तथा यात्रा में लग्न स्थित होने पर शुभ कारक होता है। अब द्विग्रह, दो ग्रहों के योग का फल कहते हैं। यंत्रज्ञं पापरतं निपुणं क्रूडं च शस्त्र वृत्तिं च धातुज्ञं क्रमशः चंद्रादि दिभिरन्वितः सूर्यः। अब चंद्रमा के साथ देखिए, दो ग्रह, एक कुंडली जब बनाइएगा तो उसमें ऐसा स्थिति होगा कि एक जगह में एक के ग्रह के साथ 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह तक, 6 ग्रह तक जुट जाएगा, है ना। तो जब ऐसा पोजीशन हो तो अभी यह जो है 2 ग्रह के योग से कहते हैं। जन्म समय में यदि सूर्य चंद्रमा से युत हो तो, समझे ना, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो तो वह जातक क्या होगा, यंत्रज्ञम, अर्थात यंत्र का ज्ञानी, इंजीनियर होगा, मशीन आदि कर्म को जानने वाला। मंगल से युत होगा तो पापरतम, पापी होगा, पाप कर्म करने वाला होगा। अगर बुध से युत हो तो निपुणं, सभी कार्य में निपुण, कार्य कुशल होता है। बृहस्पति से युत हो तो क्रूरं, शस्त्र वृत्तिं च, वह क्रूर व्यक्ति होता है और मतलब क्रूर स्वभाव का होता है। शुक्र से युत हो तो शस्त्र वृत्तिं च, और शुक्र से यदि चंद्रमा यदि अगर शुक्र के साथ बैठा हो जन्म कुंडली में तो उसको कह दो तुम, यदि अगर बढ़िया कुंडली है, बढ़िया वंश का है तो उसको कह दो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट में चला जाएगा। समझ गए, शस्त्र माने तो जानते ही हैं। हाँ, बस बस बस। नहीं, यदि अगर बुरा परिवार का है तो बोल दो ये डकैत हो जाएगा। हाँ, वो भी शस्त्रजीवी होता है ना। और यदि अगर शनि से युत हो धातु क्रमशः चंद्रादिभिरन्वितः सूर्य, मतलब सूर्य से के क्रम से अब चंद्रमा यदि शनि के साथ हो
तो धातु का ज्ञातवान होता है। जैसे अष्ट धातुओं को जानने वाला होता है, पृथ्वी के अंदर के जो जानने वाला भूगर्भ वैज्ञानिक कहलाता है, उसमें भी तो धातु का खोज होता है ना, तो धातु खोजी होता है। ऐसा ये हो गया। अब कहते हैं फिर दूसरा है चंद्रो अंगारक पूर्व कूटज्ञं प्रसृतं कुलाभ्यधिकम वस्त्र व्यवहारज्ञं क्रमेण पौनर्भवं चापि। अब देखिए कहते हैं चंद्रो अंगारक पूर्व कूटज्ञं, जन्म समय में यदि चंद्रमा मंगल से जुत हो तो जातक मायावी होता है। एगो बात तो कबे किए हैं, फिर जो है दूसरी बात भी कहते हैं कि वह मायावी होता है। और अंगारक पूर्व कूटज्ञं प्रसृतं, और बुद्ध से युक्त हो तो विनयशील होता है। बृहस्पति से युक्त हो तो कुलाभ्यधिकम, अर्थात अधिक परिवार वाला होता है, श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने वाला होता है। वस्त्र व्यवहारज्ञं, चंद्रमा अगर शुक्र से युक्त हो तो वस्त्र व्यवहार, अर्थात उसको कह सकते हैं कि वस्त्र व्यापार में कुशल होता है वह, यानी कपड़ा का व्यापारी, कपड़ा का व्यापारी होता है। एक जगह तो वो कह दिए हैं कि चंद्रमा मंगल के युद्ध में ये होता है, चंद्रमा शुक्र के युद्ध में वह शस्त्र जीपी। दूसरे जगह कहते हैं कि वस्त्र का व्यापारी भी होते हैं वो। समझ गए? क्रमेण पौनर्भवं चापि। अब फिर कहते हैं क्या कि यदि अगर चंद्रमा शनि से युत हो तो पुनर्भू, दूसरा पति करने वाली स्त्री का पुत्र होता है। दूसरा पति करने वाले स्त्री का पुत्र होता है। समझ गए? समझे हो? नहीं, वो जातक नहीं डबल ब्याह करेगा, इसीलिए कहते हैं वो उसकी माता जो है दूसरा पति किया, उससे उसका जन्म हुआ। अब मान के चलिए पति हो सकता है कुमारी में कर लिया हो, गुप्त रूप में। अब समझ गए ना? चलिए अब नमा श्लोक में हम लोग हैं। मल्लो रक्षो अन्य स्त्री सक्तो दुखान्वित कुजो यही जो जीवाद्यर्गीतज्ञं वाग्मिनं महेंद्र जालज्ञं। अब मल्लो जन्म समय में यदि मंगल बुध से युत हो, मंगल यदि जन्म समय में कुंडली में मंगल और बुध दोनों का युत हो, एक स्थान में हो, तो वो जातक मल्ल होगा, अर्थात शूरवीर होगा, बलवान होगा। ऐसे नहीं जो मतलब नाम है धमाका और चेहरा पर जो है मतलब चिल्ला पास पड़ रहा है, नाम क्या है? धमाका। और बुद्ध का युत होने से मल्ल होता है, बहुत बलवान होता है। चलिए तो अंगार के बुधेन युक्ता जातो मल्लो भवती। अंगारक मंगल और बुध के युत से वह सूरवीर होता है, बलवान होता है। जो ज्ञाते जो अब कहते हैं
मंगल और बुध के मंगल और बुध के ज्ञान से मतलब क्या होता है? तो ये तो हो गया कुजो ज्ञान देह मल्लो रक्षो अन्य स्त्री स्त्री शक्तो दुखान्विता। यदि मंगल और बुध युक्त हो तो जातक शूरवीर और दूसरे जगह बृहस्पति से युक्त हो तो दूसरे का रक्षा करने वाला रक्षा। शुक्र के साथ मंगल युक्त हो वह अन्य स्त्री शक्तो यानी परस्त्रीगामी होता है। और शनि मंगल एक जगह हो तो दुखान्वित, वह दुखी होता है वह व्यक्ति। बुध बृहस्पति से युक्त हो, अब देखिए ये तो मंगल बुध का हो गया। अब बुध और बृहस्पति का यदि अगर योग हो तो वह होता है संगीताज्ञ, संगीत जानने वाला। और शुक्र से युक्त हो तो वो वक्ता, तथा शनि से युक्त हो तो वो इंद्रजाल जानने वाला, यानी जादू टोना जादू वाला सब आता है ना गांव घर में। हाँ, तो बुध यदि बृहस्पति के साथ युक्त हो तो संगीतज्ञ, शुक्र से युक्त हो तो वो वक्ता, और शनि के साथ युक्त हो तो इंद्रजाल जानने वाला, जादू टोना जानने वाला, है ना। चलिए, जीव सितेन बहुगुण असितेन समन्वितोत्र घटकारम। अब कल जो है धमाका जी, आप कल प्रश्न किए थे पहले सूर्य से न होगा। अब देखिए सबसे सबका हो रहा है ना। अगर बृहस्पति सितेन बहुगुण मसितेन समन्वितो अत्र घटकारकम। यदि अगर जन्म समय में बृहस्पति सितेन शुक्र से युक्त हो तो बहुगुणं करोति, बहुत गुणी होता है वह, अत्यंत गुणवान। और फिर कहते हैं असितेन, असितेन माने शनि से, शनिश्चरात्, शनिश्चरेण सह, शनिश्चरेण समन्वितो यदा जीवः तस्मिन् योगे जातं घटकारं कुंभकारं करोति, कुंभं करोति कुंभकारः। यदि अगर वह बृहस्पति जो है शनि के साथ युक्त हो तो वह मिट्टी के बर्तन से जीव को पार्जन करने वाला होता है। समझ गए? जन्म कुंडली में। अच्छा, अब इसका यदि अगर बलवान देखिए, अगर बृहस्पति बलवान है, शनि बलवान होकर के यदि युक्त है तो उसको आप यह कह सकते हैं कि चिमनी भट्ठा खोलो, तुमसे जो है चिमनी भट्ठा खोलने से तुम्हारा रोजगार बढ़िया चलेगा, है ना। अब उसको कहिएगा कि तुम घड़ा बनाना शुरू कर दो, वो राजा का बेटा है, धनवान का बेटा है, और तुम कहेगा कि घड़ा बनाना शुरू कर दो, करेगा? चलो, तो अब क्या होगा? घटकारम स्त्री स्वंगमंतेन सितस्त्रिभिरप्येवं फलानि मे तत्। अब शुक्र यदि शनि के साथ हो, शुक्र अगर शनि के साथ हो कुंडली में तो स्त्री के माध्यम से उसको धन प्राप्त होता है, धनोपार्जन करने वाला होता है। अर्थात उसकी पत्नी, आजकल तो 80% की पत्नी नौकरी करने वाली, व्यवसाय करने वाली होती है, तो उसके माध्यम से उसको धन का लाभ होता है। इसी प्रकार ये तो 2 ग्रह से हो गया, इसी प्रकार 3 ग्रह से युद्ध का फल भी होता है, 4 ग्रह से होता है,
तो तारतम्य करके ग्रंथांतर में बहुत मिलेगा। 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह सबका फल मिलेगा। और इसी तरह तीनों ग्रहों के योग की भी तुम फलादेश करना चाहिए, करोगे। अब देखिए यहां आ गया एक विषय, प्रव्रज्या योग। कौन योग आ गया? प्रव्रज्या योग। प्रव्रज्या योग का अर्थ होता है संन्यास योग, एक प्रकार का संन्यास योग। तो वह इस स्थिति में प्रव्रज्या योग होता है। तो चतुरादिभिरेक स्थैः प्रव्रज्यां स्वां ग्रहा करोति बलि। 4 ग्रह जब एक भाव में बैठ जाए, लग्न से लेकर के व्यय भाव पर्यंत कहीं भी अगर 4 ग्रह एक स्थान में बैठ जाए तो वह प्रव्रज्या योग होता है। अब प्रव्रज्या योग होता है, कौन कराने वाला होता है प्रव्रज्या? तो स्वां ग्रह करोति बलि। जो उस चारों ग्रह में सबसे बली होगा वही प्रव्रज्या योग कराएगा। बहुवीर्यैस्तावत्यः प्रथमा वीर्याधिकस्यैव। यदि अगर चारों में बहुत सा ग्रह 2, 3 या चारों बलवान हो, ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? तो सबसे बलवान जो होगा उस चारों में वही प्रव्रज्या योग कारक होगा। समझ गया? प्रव्रज्या योग माने घर से छोड़ करके निकल जाएगा। बहुत लोग होता है सारंगी लेकर के चला जाता है, बहुत लोग होता है संन्यास आश्रम में जा करके दंडी स्वामी हो जाता है, यही कोई साधु हो जाता है। यही है प्रव्रज्या योग का। समझ गए ना? चलिए आप फिर कहते हैं सूर्यादि ग्रहों से प्रव्रज्या योग। ये तो हुआ सामान्य नियम। अब सूर्यादि ग्रहों से प्रव्रज्या योग तापस वृद्ध श्रावक रक्त बटाग्ञे विभिक्षु चरका नाम निर्ग्रंथानां चार्कात् पराजितैः प्रच्युतिर्बलिभिः। अब प्रव्रज्या योग कारक ग्रहों में यदि सूर्य बलवान हो तो क्या होगा? तापस वृद्ध श्रावक, तो वह वानप्रस्थ होगा, वह आदमी वानप्रस्थ होगा। तो वानप्रस्थ घर में भी वानप्रस्थ हो सकता है, घर में भी वानप्रस्थ होता है। चंद्रमा बलि हो तो कापालिक होता है, और मंगल बलि हो तो रक्तपट यानी लाल वस्त्रधारी होता है। बुध अगर बलवान हो, लाल वस्त्र अर्थात वह जो है शक्ति की उपासना करने वाला होता है, शक्ति की उपासना, हाँ वही। और बुध यदि अगर हो तो वो विभिक्षु निर्ग्रंथानां चरकानां रक्त बटा जीवित विभिक्षु चरक। हाँ, बुध यदि अगर हो तो एक दंडी स्वामी होता है। बुध यदि अगर प्रव्रज्या कारक हो तो एक दंडी स्वामी होता है। गुरु बलि हो तो त्रिदंडी होता है, सन्यासी जिसे कहते हो। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। शुक्र बलि हो तो चक्रधारी होता है। भिक्षु चरका नाम,
और शनि यदि अगर शनि बलि हो तो वह दिगंबर होता है, अर्थात नागा। नागा, हाँ 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 हाँ, नागा यह। तो प्रवज्ञाकारक ग्रह यदि युद्ध में पराजित हो, अब वो ग्रह यदि अगर युद्ध में पराजित है, चार ठो है तो ग्रह युद्ध तो हो गया। जब ये चार ग्रह है तो अधिकांश में तो युद्ध होगा। तो यदि अगर युद्ध में वह ग्रह पराजित है तो प्राप्त प्रवृत्तिया को छोड़ करके विजय ग्रह की प्रवृत्तिया, जो ग्रह उसमें जीतेगा, जैसे मंगल से बृहस्पति जीत गया और मंगल प्रवृत्तिया कारक है, तो मंगल तो हार गया, तो बृहस्पति अपना गुण के अनुसार उसको प्रवृत्तिया बना देगा। यही कहने का धारण कराता है, अर्थात संप्रदाय परिवर्तित कर लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो ग्रहों में अब ग्रहों में युद्ध जो होता है, राशि अंश कला विकला का एक होना युद्ध माना जाता है। अब एक ही ग्रह, अब युद्ध, यहाँ युद्ध शब्द आया, समझे ना? तो युद्ध शब्द आया, युद्ध शब्द कैसे हुआ? मान के चलिए कि मेष राशि में तो मतलब दो ग्रह है और दोनों ग्रह जो है एक ही राशि में है, मेष में। अब एक ही अंश, एक ही कला, एक ही विकला में है, तो वह जो है युद्ध माना जाएगा। तो इसमें उत्तर दिशा स्थित ग्रह विजयी एवं दक्षिण दिशा को पराजित समझना चाहिए। चलिए अब आइए प्रवज्ञा योग में विशेषता। दिनकर लुप्तमयूखैरदीक्षिता भक्तिवादिनस्तेखाम जाचित जाचित दीक्षा बलिभिः पराजितैरन्य दृष्टैर्वा। अब दिनकर प्रवज्ञा जो कारक ग्रह यदि अगर दिनकर हो, दिनकर माने सूर्य, दिनंकरोति इति दिनकरः, जो दिवाकरः, दिवाकरोति इति दिवाकरः, सूर्यः, सूर्य यदि अगर प्रवज्ञा कारक हो और उनसे लुप्त, यानी उनसे सूर्य के साथ सन्निकट कोई ग्रह जाने से वह अस्त कहलाता है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? दीक्षाहीन कारक प्रवज्ञा हो जाता है। दीक्षाहीन अर्थात या तो वो जो है दीक्षा लेवे नहीं किया, अब बाबाजी बन गया, दाढ़ी बढ़ा लिया, कंठी ले लिया, सरंगी लेकर के किल्ली ऐंठ रहा है, दीक्षा नहीं लिया। अगर दीक्षा भी लिया तो क्या करता है? काजी भी से भी दीक्षा ले लिया, थोड़ी दिन के बाद बलराम जी से भी दीक्षा ले लिया, ऐसा होता है, भ्रष्ट हो जाता है। फिर यदि योग कारक ग्रह बलवान ग्रह से पराजित हो अथवा अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो मात्र दीक्षा की याचना करता है, किसी से योग्य गुरु से दीक्षा की याचना करता है, लेकिन दीक्षित नहीं होता है। यही है प्रवृत्तिया में विशेषता। तो चलिए बोलिए। हाँ, अभी तुमको अभी तुरंत पढ़ाए हैं और एक रोज और पढ़ाए थे कि सूर्य के राशि अंश के
एक ही राशि में अंश के सन्निकट जो ग्रह हो वो अस्त हो जाता है। और बताइए, बताइए। अच्छा ठीक है, अब आज नहीं कल। ठीक। जय हो।